अब तक आपने सुना कि तुलसी और ख्याली का पेचीदा केस नए जज साहब की पेशी में चौथे नंबर पर लगा था। कोर्ट साहब ने जज साहब को इस 2 दशक पुराने मुकदमे का इतिहास बताकर समझाने की पूरी कोशिश की कि कैसे यह मुकदमा इतना उम्र दराज हुआ और कोई भी हाकिम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। नए जज साहब इस मामले को फौरन निपटाने के मूड में थे, लेकिन लंच का अवकाश होने तक स्थिति साफ नहीं हुई थी। भोजन अवकाश में सभी लोग इजलास के बाहर आ गए। इसके आगे का हाल एपिसोड संख्या 5 में सुनिए। शीर्षक है भजन बैठकी। लंच में तुलसी और ख्याली भी दर्शकों के साथ बाहर आ गए। वे अदालत कंपाउंड में बनी चाय की दुकान पर पहुंच गए, जहां उनकी सारंगी और ढपली विश्राम कर रही थीं। दोनों योद्धाओं ने पोटलियां खोली और अपना पौष्टिक आहार निगलना शुरू कर दिया। भोजन समाप्त कर उन्होंने जल्दी से हलक में चाय उड़ेली। इसके बाद वाद्य यंत्र संभाल कर उन्होंने संगीत कार्यक्रम शुरू कर दिया। तुलसी ने आज शिव बारात का प्रसंग चुना। लोगों के कानों में जैसे ही उनका संगीत पड़ा, वे ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे गुड़ के चारों ओर चींटे। फरीकैन पेशी का पूरा खर्चा अपने संगीत आयोजन से निकालते थे। दुकान पर भी फुटफॉल बढ़ने से होटल वाले की चाय बिक्री बढ़ जाती थी। कोर्ट परिसर के उदास और बुझे हुए चेहरों का कुछ देर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। फरीकैन को भोजन अवकाश में सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त हो जाता था। इन आयोजनों के दौरान उन्हें कई देवी जागरणों के न्योते भी मिले थे। इन जागरणों से हुई आमदनी को भी उन्होंने पूरी ईमानदारी से सिर्फ दारू पर ही खर्च किया था। इस ऊपरी आमदनी से उनकी घरवालियों का कुछ लेना देना नहीं होता था। शिव बारात का प्रसंग सुनकर लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। ख्याली लहक लहक कर ढपली पर थाप दे रहे थे। तुलसी आंखें बंद किए सारंगी पर रूरू करते हुए भोला भंडारी का गुणगान कर रहे थे। अगल बगल खड़े हुए दूसरे फरीकैन भी आपसी रंजिश भूलकर उनके भक्ति संगीत में डूबे थे। संपूर्ण वातावरण भक्तिमय था। फरीकैन खोने पाने के झंझट से दूर आ गए थे। शायद तुलसी के भजनों ने कोर्ट परिसर में व्याप्त पीड़ा को हर लिया था। कुछ वेले वकील भी श्रोताओं में शामिल थे। तुलसी के भजन में शिव बारात जैसे ही गौरा माई के दरवाजे पर पहुंची तो ख्याली ने भोलेनाथ का जोरदार जयकारा लगाया। इस जयकारे में दर्शक भी शामिल हुए। मौजूद मजमा इस समय खुद को शिव की बारात का बाराती ही मान रहा था। तुलसी ने भजन पूरा किया, फिर वे मजमे की तरफ प्रणाम करके बोले, मालिक साहब, आज इतना ही, बाकी अगली तारीख पर सुनाएंगे। लोग ताली बजाने लगे। उन्होंने उनके सामने पैसों का ढेर लगा दिया। इतने पैसे देखकर दोनों की आंखों के सामने दारू की चमचमाती बोतलें तैर गईं। भोजन अवकाश समाप्त हो गया था। लोग अदालतों की ओर लौटने लगे। होटल वाले की चाय आज कुछ ज़्यादा पिघ गई थी, अतः उसने लड़के को दूध लाने बाजार दौड़ा दिया, क्योंकि अभी तो अदालत का आधा दिन बाकी था। इन लोक गायकों ने वाद्य यंत्र पुनः दुकान वाले को सौंपे और कमरा नंबर 3 की तरफ चल दिए। दोनों हाँफते कांपते जब कमरा नंबर 3 के सामने पहुँचे तो उसी समय अर्दली ने उनके मुकदमे की पुकार शुरू कर दी। उसकी पुकार सुनते ही ख्याली ने तुलसी का हाथ छोड़ दिया और वे पुनः फरीकैन बन गए। वे अलग अलग चलने लगे और अदालत में जाकर चुपचाप खड़े हो गए। बाकी लोग भी इंटरवल के बाद की फिल्म देखने के लिए पुनः इकट्ठे हो गए थे। अदालत का सीन भोजन अवकाश के पहले जैसा हो गया। जज साहब का संकेत मिलते ही कोर्ट साहब आगे आए और सलाम बजाकर बोलने लगे, हुजूर, अदालत के लंच पर जाने के पहले बंदे ने बयान किया था कि कैसे एक 3 साल के बच्चे ने अपने निपटान से दीवार के टंटे का निपटारा कर दिया था। अब उसके आगे की कहानी बताता हूँ। कोर्ट साहब की लफाजी से पुनः जज साहब के मानस में दीवार पर बैठा नंगा बच्चा घूम गया, जो बड़े मज़े से अपना निपटान पड़ोसी के आंगन में टपका रहा था। जज साहब बोले, कोर्ट साहब, ये तो बताइए, क्या कुटम्मस करने से उस बच्चे की आदत छूट गई? प्रश्न बारीक था। कोर्ट साहब बगले झांकने लगे, क्योंकि उनके पास इस सूचना का अभाव था। उन्होंने राजा जनक वाली कातर दृष्टि चारों ओर घुमाई कि है कोई ऐसा वीर इस भरी अदालत
जज साहब के सवाल का जवाब दे सके। ऐसे आड़े वक्त में उनके बचाव में ख्याली आगे आए और बोले, हम बता सकते हैं हुजूर। जज साहब ने उसे घूरा, किंतु कोर्ट साहब की लाचारी के मद्देनज़र उन्होंने इजाज़त दे दी। ख्याली शुरू हुए। पहले तो हमने लौंडे की कुटम्मस करके उसकी आदत छुड़ाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। उसे ऊंचाई पर बैठकर इस काम को करने में इतना मज़ा आता था कि कभी कभी वह अपनी ही तरफ निपटान कर लेता था। एक दिन जब वह तुलसी की तरफ मुंह किए बैठा था, तो उसी समय कहीं से उड़ाई हुई मधुमक्खियां आ गईं और दो तीन ने उसकी खुली पिछाड़ी पर काट खाया। बस सरकार, उसी दिन से उसकी आदत छूट गई और आज तक वह घर की लैटरिंग में ही लैटरिंग करता है। ख्याली के इस सजीव चित्रण से अदालत का वातावरण बदबूदार हो गया। जज साहब भी अपनी हथेली नाक के दाएं बाएं चलाने लगे। उन्होंने बैठे बैठे उंगली उठाकर ख्याली को वापस जाने का इशारा किया। ख्याली अपने कदमों से ज़मीन को दबाते हुए अपनी जगह पर ऐसे वापस आए मानो आज उन्होंने जनक की सभा में धनुआ चकनाचूर कर दिया हो। तुलसी ने भी अदालत से बचाकर एक प्रेम भरी नज़र अपने मित्र पर वार दी। कोर्ट साहब ने जब आशा भरी नज़रों से जज साहब को देखा तो उन्हें प्रोसीड का सिग्नल मिल गया। कोर्ट साहब बोले, हुजूर, समय बीतता गया। दोनों घरों के बीच मन मुटाव कम होने लगा और ख्याली का बेटा भी बड़ा होने लगा। अब वह दोनों आंगनों में खेलता था। तुलसी और ख्याली की संगीत साधना चलती रही। ये दोनों इलाके के मशहूर गवैये थे। पर्वों पर इन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी। ये घर में गाय डंगर भी पालते थे। इनके घरों की देखभाल तो इनकी घरवालियाँ करतीं, लेकिन ये दोनों रोज़ शाम को इकट्ठे होकर देसी दारू उड़ाते। साग भाजी उगाने के लिए इनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थीं, जो इन्होंने अपनी घरवालियों के नाम कर दी थीं। वे अब अपनी ज़मीनों पर मालिकाना हक के साथ पसीना बहाकर मजदूरी करती थीं और परिवार के लिए बैगन भिंडी उगाती थीं। अदालत में मौजूद मजमा इनकी नारी संपत्ति के अधिकार के प्रति जागरूकता देखकर दंग रह गया। उनके विचार से इन दोनों ने बिल्ली भी मार ली थी और लाठी भी नहीं टूटी थी। पत्नियां जमीन की मालिक होते हुए भी मजदूरी कर रही थीं और ये भूमिहीन होते हुए भी उनके उगाए भुट्टे दारू के साथ उड़ा रहे थे। जज साहब सब कुछ जल्दी से सुन लेना चाहते थे, अतः उन्होंने हथेली हिलाकर कोर्ट साहब को रफ्तार पकड़ने का संकेत किया। कोर्ट साहब ने भी फर्राटा पकड़ लिया। वे बोले, हुजूर, हैरान होंगे कि जब दोनों की आपस में इतनी दांत काटी रोटी थी तो इनके बीच में अदावत कहाँ से आ गई। मौजूद मजमे ने भी आंखों में हैरानी पैदा कर ली। मजबूरन जज साहब ने भी कोर्ट साहब की तरफ आंखें फाड़ दी। मजमा तो पहले से ही ये कहानी जानता था, लेकिन नए जज साहब का मान रखने के लिए आज खुद नादान बन गया था। कोर्ट साहब बोले, हुजूर, माया के तीन रूप हैं, ज़र, जोरू और ज़मीन। ये तीनों किसी न किसी रूप में हर गुनाह की जड़ में मौजूद रहते हैं। तुलसी और ख्याली की ज़िंदगी में 2 फुट ज़मीन तो अपना खेल दिखा चुकी थी, लेकिन जर और जोरू का करिश्मा अभी बाकी था। अब शायद जज साहब को भी कहानी में मज़ा आने लगा था, क्योंकि उन्होंने दोनों कोहनियाँ टेबल पर टिका दी और अपना गोल मटोल चेहरा हथेलियों पर रखकर आंखें कोर्ट साहब पर भी टिका दी। सारी अदालत दम सादे फरीकैन की अदावत की तफसील सुन रही थी। कोर्ट साहब का गला सूखने लगा तो उन्होंने एक घूंट पानी पीकर इसे तर्क किया और बोले, हुजूर, इनकी घरवालियाँ इनकी दारू बैठकी से बहुत परेशान थीं। वे तो सारा दिन गाय बैल, चूल्हा चौका और खेती बाड़ी में खटतीं, लेकिन ये दोनों दिन भर गांव में मटर गश्ती करते या फिर कभी कभार देवी जागरण में जाकर भजन गा आते। शाम की दारू भर की व्यवस्था होते ही ये तत्काल धन अर्जन का मोह त्याग कर पुनः विरक्त हो जाते। हर शाम ये दोनों ईमानदारी से आधी आधी बोतल गले के नीचे उतारते। इसकी ज़्यादातर मात्रा तो इनके पेट से नीचे उतरकर बाहर हो जाती, लेकिन इसका असर दिमाग पर चढ़ जाता था। इसके बाद ये दोनों अपनी दिन भर खटी हुई घरवालियों के पास गृहस्थ धर्म का पालन करने पहुंच जाते। इन दोनों मुस्टंडों से इनकी घरवालियां बड़ी परेशान थीं। कुछ दिनों तक तो वे इनका रौब खाती रहीं, फिर एक दिन उनका भी हाथ खुल गया, जो आज तक खुला हुआ है। कोर्ट साहब की बात पर ख्याली एतराज़ करते हुए बोल पड़े, नहीं कोर्ट साहब, हमारी वाली ने अब अपना हाथ रोक लिया है। जब से बहुरिया घर में आई है तब से हमारे दिन बहुर गए हैं। एक दिन हमें पिटता देख बहुरिया रोने लगी और गुस्से में अपनी सास से बोली, अम्मा,
अगर अब कभी तुमने हमारे ससुर जी को मारा तो बुढ़ौती में हम भी तुम्हारे बचवा का ऐसे ही कचूमर निकालेंगे। बहुरिया की धमकी काम कर गई साहेब। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बचवा का कचूमर बनवाना चाहेगी। भगवान ऐसी बहुरिया सबको दे। ख्याली अदालत में ही भगवान को याद करके अपनी बहू को आशीष देने लगे। जज साहब चौंके, क्योंकि अदालत तो थिएटर बनने लगी थी। उन्होंने ख्याली की तरफ आंखें तरेरी और अपने अर्दली को कुछ खुफिया इशारा किया। अर्दली तत्काल ख्याली के निकट आकर खड़ा हो गया। उसके तेवर देखकर ख्याली ने अपने मुंह पे उंगली रख ली। जज साहब को लगा कि कोर्ट साहब को मौका देकर उन्होंने ठीक ही किया, क्योंकि अगर उन्हें इतनी बातें उस मोटी फाइल से खींचनी पड़ती तो वे एक ही केस निपटाने में रिटायर हो जाते। उन्हें अब इस केस के दीर्घायु होने का रहस्य समझ में आने लगा था। उन्हें अभी सुबह सुने हुए मुकदमों में डिक्टेशन भी देनी थी, और मौजूदा मामला चूंकि द्रौपदी के चीर की तरह खुलता जा रहा था, अतः उन्होंने इसमें अगली तारीख देने का फैसला किया। उन्होंने इशारे से कोर्ट साहब को रोका। कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबकी निगाहें कोर्ट साहब से हटकर जज साहब की ओर घूम गईं। जज साहब बोले, हम सरकारी वकील की काबिलियत के कायल हैं, जिन्होंने अब तक इतने पेचीदा मसले को हमारे सामने परत दर परत उधेड़ा है। हमें लगता है कि आज इसका बयान पूरा होना मुश्किल है। अतः इस मुकदमे में 3 दिन बाद की तारीख लगाई जाती है। तुलसी और ख्याली आंखें फाड़े जज साहब के चलते ओंठों को मंत्र मुग्ध होकर देख रहे थे। उनके मन में आनंद की हिलोरें उठने लगी, क्योंकि आज जज साहब ने भी उनके मुकदमे को पेचीदा माना था, और मात्र 3 दिन बाद ही पुनः इंसाफ के इस मंदिर में आने की बात भी पक्की हो गई थी। दोनों मारे खुशी के एक दूसरे के गले से लिपटना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि अदालत में सरेआम इस हरकत से उनकी रंजिश का कचरा हो जाता। अतः उन्होंने एक दूसरे को कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से घूरकर रंजिश के झाड़ को सरेआम सींच दिया। मौजूदा लोगों को लगा कि इनमें आज भी कत्ल का जज्बा बरकरार है। अदालत से वे अलग अलग बाहर आए। चाय की दुकान पर आकर उन्होंने अपने बाजे उठा लिए। बाजे हाथ में आते ही वे पुनः जोड़ीदार बन गए। दिन की भजन बैठकी में आज मज़े के पैसे इकट्ठे हो गए थे। तुलसी ने कुर्ते की जेब में अठन्नियाँ खनखना कर तस्दीक की और बोले, आज चखने में तली हुई रोहू ली जाएगी। इतने दिनों से सिंगी का कांटा चूसते चूसते जुबान छिल गई है। ख्याली ने चखने के मीनू को स्वीकृति दे दी। मीनू फाइनल होने के बाद वे बोले, तुलसी बहुत ज़्यादा जुबान मत लपलपाया करो। ज़्यादा मछलियाँ खाओगे तो एक दिन खुद भी डुबकी मार के पानी पीने लगोगे। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। ख्याली ने किसी संत महात्मा की तरह अपना ज्ञान तुलसी के कानों में ठेल दिया। इसे सुनकर तुलसी को ऐसा लगा मानो वे खुद मछली बनकर पहली दहार की नदी में हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं, और जब भी उनका मन करता है वे डुबकी मार के 2 घूंट मार लेते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने ख्याली के वचनों से पूरा मज़ा खींचा। वे बाजार में आए और दुकान से तली हुई रोहू खरीदी। फिर वे बस में बैठकर अपने गांव के निकट उतर गए। पहली धार वाली दारू इसी बस अड्डे पे मिलती थी। यहाँ शाम को मल्लाह ताज़ी मछली बेचने आते थे। जब कोई शौकीन मछली खरीदने के बाद आंखें चमका कर उन्हें इशारा करता तो वे दौड़कर झाड़ी के पीछे जाते और वहाँ छुपाई हुई बोतलों में से एक लाकर उसे थमा देते। चूंकि आज चखने का भुगतान तुलसी ने किया था, अतः दारू ख्याली के पाले में आ गई थी। आज आमदनी मज़े की थी, अतः ख्याली ने भी तुरंत कीमत चुका दी। दोनों मगन होकर अपनी साधना शिला पे पहुँचे। अस्ताचलगामी सूर्य को नमन करके वे वहीं जम गए। इसके बाद ज्यों-ज्यों बोतल में दारू का तल घटता गया, त्यों-त्यों वे चेतना के उच्च सोपानों पर चढ़ते गए। उनकी स्मृति जब घर का रास्ता ढूंढने भर की रह गई तो वे एक दूसरे को जयराम जी की करके अपनी अपनी डगर चल दिए। आज उनके घरों में कोई कोलाहल नहीं हुआ, क्योंकि उनकी घरवालियों ने रण क्षेत्र से लौटे अपने योद्धाओं के भोजन और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ख्याली की घरवाली ने उन्हें खुशखबरी दी, बहुरिया फिर पेट से है, कई महीने चढ़ गए हैं, मुझे तो आज ही पता लगा। ख्याली पता नहीं कौन से आसमान पे थे,
उन्हें लगा कि उनकी घरवाली पेट से है, अतः बोले, अब साला इस बुढ़ौती में फिर से लौंडे की पिछाड़ी धुलवाओगी? हमारी उम्र तो अब दादा दादी बनने की है और तुम हमें बाप बनाओगी। हालांकि ख्याली ने बात एकदम उल्टी समझी थी, लेकिन घरवाली को उनकी नासमझी पर बहुत प्यार आया। वे उनकी पीठ पर मुक्का मारकर मटकती हुई घर के अंदर चली गईं। ख्याली ने आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ करके खाना खाया, फिर वहीं लुढ़क कर सो गए।